हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट केस के बारे में जिसका नाम है मोपली नायर केस। जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये राइट टू इक्वलिटी ऑफ टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड है। कि राइट टू इक्वलिटी अगर टैक्सेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज भी हो रहा है, तो वो इस केस के कारण हो रहा है। और वो क्या हिस्ट्री थी, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो ब्रीफली इसके बारे में बताता हूँ। एक ओवरव्यू है कि टैक्सेशन सिस्टम जब इंडिया में फर्स्ट टाइम पे वो इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसके बारे में था कि किस तरीके से उसको सुप्रीम कोर्ट में जो उसके चैलेंजर्स थे उन्हें इम्प्लीमेंट किया, ओके, अगेंस्ट द केरल लैंड टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से। ओके, और वो आज भी सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम को समहाउ गवर्न कर रही है। ओके, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम ये देखेंगे कि एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यानी स्टोरी क्या थी इस केसेस की, कौन थे मोपली नायर। यानी मोपली नायर एक उपाधि रहती है केरल साइड में, जो बहुत ही बड़े फ्यूडल लैंडलॉर्ड रहते थे। ओके, तो सेम चीज़ है, ये एक केरल के फ्यूडल लैंडलॉर्ड की कहानी है। ओके, जो मालाबार केरला में रहते थे। ओके, और इनके पास जो लैंड था वो 50,000 एकड़ था। ओके, यानी ह्यूज। आप देखने के लिए अगर आज के टाइम पे अगर आप बोलोगे तो 50,000 एकड़ यानी कि एक कहो स्टेट ही आपका हो जाए। ओके, गोवा के हिसाब से। ओके, गोवा का उससे ज़्यादा है, जस्ट फॉर अ जोक, लेकिन बहुत। यानी इनके पास इतना लैंड था कि इनको अपना एक खुद का यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना पड़ा अपने फॉरेस्ट लैंड को, जो 25,000 एकड़ था। हाफ ऑफ द लैंड जो इसमें से 25,000 एकड़ जो था वो फॉरेस्ट लैंड था, तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट था इनका, जो उस लैंड की प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग करता था और उसको रेगुलेट करता था। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? एक्चुअली प्रॉब्लम तब हुई जब 1957 में, जब आपके केरल में एक कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसे लीडरशिप पाई। ओके, डेमोक्रेटिक वे में वहाँ पे चुनाव हुआ, 1957 का इलेक्शन हुआ और निमुंद्रीपाद वहाँ के नए सीएम बने। तो उनने एक टैक्सेशन सिस्टम, या बोले कि वेल्थ पे टैक्सेशन सिस्टम लगाया। ओके, जिसे उन्हें नाम दिया था फ्लैट टैक्स टैक्स। ओके, इसलिए इकोनॉमी से कि उनने ये बोला कि आपके पास कितना भी लैंड हो, किसी भी तरीके का लैंड हो, पर एकड़ पे आपको 2 रुपीस देना ही पड़ेगा। ओके, कि आप पर लैंड पे 2 रुपीज़ दो, इससे इनकम ऑफ द स्टेट बढ़ेगी। जब इनकम ऑफ द स्टेट बढ़ेगी तो वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इस वेल्थ को। जो वेल्थ आपसे वेल्थ नहीं ले रहे हैं, वेल्थ पे टैक्स ले रहे हैं, तो उससे जो इनकम आएगी केरल को, केरल स्टेट गवर्नमेंट को, वो वनरेबल सेक्शन जो हैं उनके ऊपर काम हो पाएगी। ओके, तो इस चीज पे मोपली नायर ने चैलेंज किया। उनके लीगल आर्गुमेंट क्या थे, ये देखें। ओके, उनने बोला ये मेरे राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। ओके, हर जगह पे राइट टू इक्वलिटी आ जाता है। ओके, राइट टू इक्वलिटी कैसे कि टैक्सेशन सिस्टम आपने कोई जस्टिफिएबल वे में ले लगाया है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी ये चीज़ बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर आप किसी पे लॉ या रूल्स अप्लाई कर रहे हो तो वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनने बोला कि आपने सीधे बस मुझे बोला कि एवरी एकड़ पे मुझे 2 रुपीज़ का टैक्स देना है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कौन सा मेरा लैंड प्रोडक्टिव है, कौन सा मेरा लैंड नॉन प्रोडक्टिव है। आपने सीधे बोला कि 2 रुपीज़ का टैक्सेशन सिस्टम कर दो। तो इस पे ये था कि यहाँ पर ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म फाइनेंशियल बर्डन, उनने बोला कि मेरा जो 50,000 रुपीज़ जो देना है, जो 25,000 एकड़ मेरा फॉरेस्ट लैंड है जिस पे मुझे 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा 2 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से, उससे मुझे इनकम केवल 100 रुपीज़ होती है। तो मैं कैसे, ये मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा कि जिससे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ओके, यानी कि आप मुझे एक्स्ट्रा बर्डन कर रहे हो। आप जिससे जितनी आमदनी है उसके हिसाब से आप मुझसे टैक्सेशन लेते तो भी ये बात होती, क्योंकि उस समय का मद्रास प्रेसिडेंसी का रेगुलेशन एक्ट था, जिसके कारण आप फॉरेस्ट में बहुत ही रेगुलेशन वे से कटिंग और आप उसके प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन कर सकते थे। तो ड्यू टू दिस थिंग, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के रूल्स के कारण, जो मोपली नायर थे वो अपने फॉरेस्ट एरिया का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे और उनको केवल 3100 रुपीज़ के आसपास की आमदनी होती थी। तो अब उनके इस आर्गुमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज
की बेंच हुई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर 5 जज की बेंच बैठी हुई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाएगी। ओके, और बैठे थे उसमें उस समय के चीफ जस्टिस बीपी सिन्हा। उनने सीधे बोला कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें लैक ऑफ क्लासिफिकेशन है। आपने यूनिफॉर्मिटी के साथ में लगा दिया कि आपने ये नहीं देखा कि किस तरीके से आपने लैंड्स को नहीं दिया, और आपने सारे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको 2 रुपीज़ पर एकड़ पे देना है। अगर कोई मार्जिनल फार्मर्स है जिसके पास केवल 4 एकड़ है, उसको भी 8 रुपये देना। मार्जिनल फार्मर, सॉरी, 2 एकड़ के आसपास में, अराउंड में रहता है। ओके, तो अगर उसको भी है तो 2 रुपीज़ यानी 4 एकड़ उसको भी देना, 4 रुपीज़ उसको भी देना पड़ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन सही तरीके से नहीं लिया, आपने कोई रीजनेबल रूल्स नहीं दिया, आपने बस बोला कि फ्लैटली बोल दिया कि आपको इतना पैसा देना है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन सही नहीं है, इसमें जस्ट सिस्टम नहीं है। ओके, इस कारण से उनने बोला कि ये टैक्सेशन सिस्टम या फ्लैट टैक्स सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, और इस केस को, जो मोपले नायर के केस को वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया हुआ था अगेंस्ट केरल गवर्नमेंट, वो थे उस समय के अटॉर्नी जनरल एमसी सिट्टलवाड़। ओके, तो एक तरीके से उस समय की कांग्रेस लीड गवर्नमेंट ने भी मोपले नायर का सपोर्ट किया, या फिर ये बोलें कि उनने इस टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट एक क्वेश्चन राइज किया, क्योंकि ये एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था कि आप जो उस समय हम मिक्स सिस्टम लेके चल रहे थे, वहाँ पे ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इंप्लीमेंट करता, और अगर एक जगह पे इंप्लीमेंट हो जाता तो अदर स्टेट्स में भी ये इंप्लीमेंट करना पड़ता या कर रहे होते, ये वाली बात थी। तो इसलिए आप इस चीज़ को हमारी उस समय की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनने मोपली नायर का साथ दिया, और वो चीज़ आज भी रीजनेबल वे में हुई। ओके, तो आज क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम इंडियन टैक्सेशन स्लैब सिस्टम, यानी इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम का जो स्लैब बना हुआ है आज, वो इस केस का समहाउ कनेक्टेड है। कि अगर आप इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेशन में, ओके, टैक्स स्लैब केवल डायरेक्ट टैक्स में है, इनडायरेक्ट में तो आप सब देते ही हैं, तो सम हाउ ये रीजनेबल या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है। ओके, ये केस उसका बेसिक आपको सोर्स रहेगा कि अगर आप प्रॉपर टैक्सेशन या जस्ट या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आप इस केसेस का रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में जा सकते हो, और आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ओके, तो ये वाली बात इस केसेस ने ये कर दिया कि इंडिया में जब भी आप टैक्सेशन सिस्टम लगाओगे, वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो सोचा उस हिसाब से लगा दिया। ओके, तो इसको रिलेवेंस को अगर हम आज इसमें प्रॉपर वे में क्लासिफाई करके देखें, तो जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जस्ट होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। कि किसी दिन उठे और जिससे बोल दिया कि जितने भी अबव द 50 के एज के लोग हैं उनको 10,000 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ये आर्बिट्ररी हो गया। आपने इनकम के हिसाब से जो थ्रेशोल्ड बनाते हैं 10 लाख 12 लाख, ये आपका रीजनेबल है कि जो जितना ज़्यादा कमा रहा है उसको उतना ज़्यादा टैक्सेशन देना पड़ेगा, तो वो जस्ट हो गया। ओके, तो मॉडर्न लॉ को आज भी इम्पैक्ट करता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर सिस्टम है हमारे यहाँ, टैक्स स्लैब है, अब तो 12,75,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है इंडिया में, ये हो गया। ठीक है, और जुडिशियल के लिए एक लेगेसी हो जाता है बेंचमार्क कि किस तरीके से आप इकोनॉमिकल सेक्शन में एक इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आज भी गवर्न करता है मोपले नायर का केस। ओके, सो मोपले नायर का केस इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक तरीके से टैक्सेशन सिस्टम में एंट्री करता हुआ दिखाई देता है जुडिशरी की। ओके, जुडिशरी जहाँ पे राइट टू इक्वलिटी को टैक्सेशन और इकोनॉमिक एरियाज में इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देती है कि हमें हर जगह पे एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन और जस्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो कि रीजनेबल होना चाहिए। ओके, और आज भी इसको इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।